हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से स्टार्ट हो रही है आप लोगों के लिए ज्ञान सागर क्लासेस की मार्गदर्शन सीरीज़। जी हाँ, मार्गदर्शन सीरीज़, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, सर कैसे पढ़ना है, क्या करें, कैसे नहीं करना, क्या करना है, रिजल्ट इतना टफ है, क्या करें ऐसी सिचुएशंस में। तो डोंट वरी, ज्ञान सागर क्लासेस आप लोगों के साथ में है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, सारे सब्जेक्ट्स के लिए फ्रॉम पेपर नंबर 1 टू पेपर नंबर 20 आप लोगों को मिलने वाली है ये मार्गदर्शन सीरीज। तो मार्गदर्शन सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पर आप कम फोकस करें, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस गाइडेंस के अलावा आप लोगों को ज़रूरत होती है सर रिवीजन मैराथन क्लासेस। ऑलरेडी फाउंडेशन की अभी चल रही है, इंटर फाइनल की हो चुकी है और डिटेल सबकी एक साथ मैराथन्स भी आने वाली है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट के अंदर, इंटर, फाइनल, फाउंडेशन सबकी मैराथन्स आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ना सिर्फ फाउंडेशन बल्कि इंटर और फाइनल और इवन प्लेसमेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ज़रूर से जाकर के देखिएगा। क्योंकि ज्ञान सागर क्लासेस इंडिया में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक के सारे मोड, ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, सब कुछ अवेलेबल है और सारे लेवल के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि सर हमको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले सर सिर्फ डायरेक्ट टैक्स अलग था और इनडायरेक्ट टैक्स अलग था, तो टेंशन कम थी। पहले पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11 हुआ करता था, तो डायरेक्ट टैक्स 7 और इनडायरेक्ट टैक्स 11। बट अब ये दोनों न्यू सिलेबस में हो चुके हैं मर्ज, और मर्ज होने के बाद में सर टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। तो टेंशन बढ़ने का सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इस पेपर में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ती है तो ऑब्वियसली पेपर का लेवल थोड़ा ईजी होना चाहिए। तो वो ईजी लेवल ही मैं देख रहा हूँ कि इस पेपर का आ रहा है। लास्ट अटेम्प्ट का भी मैं पेपर देखूँ तो ईजी था, बहुत टफ पेपर नहीं दे सकते क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी इतना सारा है और उसमें पेपर भी टफ दे देंगे तो स्टूडेंट्स पास कैसे करेंगे। तो इसलिए पेपर के लेवल को लेकर के ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। बट फिर भी हम एक एक पार्ट की बात करते हैं ताकि आप आपकी स्ट्रेटेजी बना पाए कि हमको आखिर पढ़ना कैसे है इसके बारे में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.gyansagarclasses.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर किसी भी लेवल की कोई भी क्लास की रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तो वो आपको सारी सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। और मैराथन के नोट्स जो है gyansagarclasses.com पर नोट्स कॉर्नर में जाकर के मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे उसका। चलिए सबसे पहले बात करता हूं सर डायरेक्ट टैक्सेशन की। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या करना है। अच्छा, फाउंडेशन और फाइनल वालों के लिए भी आने वाली है। हम इंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, इंटर के भी अदर सब्जेक्ट आएंगे, तो सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मिलने वाले, नो नीड टू वरी। अच्छा, किस सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको पहले चाहिए ये जरूर आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, तो हम उस सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे पहले ले आए। तो हमारा पेपर नंबर 7A है डायरेक्ट टैक्सेशन का। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है ना सर, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, इतने सारे सेक्शंस हैं, भूल जाते हैं। जब पढ़ते हैं तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप लोग मेरे साथ क्लास में पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सारा कंसेप्ट भी समझ आ जाता है। लेकिन सर जब क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ कौन सा सेक्शन लगना चाहिए। क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में आती है? यस, आती है। ऐसी प्रॉब्लम सर क्यों आती है? देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आपको प्रोविज़न ही नहीं पता, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने क्लास ही नहीं ली है प्रॉपरली, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सर, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्लास भी ले ली, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? उसका रीज़न है कि आपने क्वेश्चंस को अपने हाथों से लिख करके सॉल्व नहीं करा है। क्योंकि जब हम हैंड से लिख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ना सिर्फ हमारा माइंड उस चीज़ को लर्न करता है बल्कि हमारे हैंड्स भी उस चीज़ को लर्न करते हैं। आप लोग खुद ही प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखिए। एक पैराग्राफ लीजिए, सिर्फ रीड करके पढ़िए और एक लिख करके पढ़िए, देन आप खुद से पूछिए कि मुझे किस में ज़्यादा अच्छा समझ आया। ऑब्वियसली आपको लिख करके ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए हम ड्यूरिंग दी रेगुलर क्लासेस भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं। अदरवाइज मेरे पास सारी बुक्स है, प्रिंटेड नोट्स है, मैं आपको दे दूँ डायरेक्टली, उससे पढ़ा दूँ, लेकिन उससे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आ पाता है। तो अभी तक भी अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप सिर्फ ऊपर से ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अमाउंट ऐसे आया, ये ऐड हो गया, नहीं काम चलेगा। अपने आप से क्वेश्चंस को पूछो। देखो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूँ कि अपने माइंड से हमेशा क्वेश्चन पूछो, माइंड को चैलेंज करो। माइंड को जितना ज़्यादा चैलेंज करोगे आपका आईक्यू लेवल और आपके पढ़ने का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप प्रैक्टिकली देखना, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो लास्ट क्या पढ़ा था, अपने माइंड से पहले क्वेश्चंस करो। जो कोई टॉपिक पढ़ने वाले हो तो अपने माइंड से पूछो, अच्छा ये क्या होता है बताओ पहले,
सैलरी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, अलाउंसेस पढ़ने वाले हो, परक्विजिट पढ़ने वाले हो, अपने माइंड से पूछो पहले कि हाँ बताओ अलाउंस क्या होता है, कितनी कैटेगरी है, परक्विजिट्स को कितने कैटेगरी में पढ़ा था, अच्छा ये हाउस रेंट अलाउंस है, इसकी एग्जम्पशन क्या होती है, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आएगा और वो कुछ ना कुछ आपको बड़ी हेल्प करता है अगर आप खुद से क्वेश्चंस पूछेंगे तो, रेदर देन चीज को सीधा सामने रख देना और उसको पढ़ना। इससे जो आपकी स्किल्स है वो कम डेवलप होती है। इससे अच्छा है कि आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, और अगर आप ये खुद से क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप लोगों को देनी चाहिए फिर टेस्ट सीरीज। यस, टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टूडेंट नहीं समझते हैं, फिर वो हो जाते हैं फेल, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, लेकिन तब तक एक अटेम्प्ट लग चुका होता है। तो अगर अभी भी आपने सीरियसली टेस्ट सीरीज नहीं दी है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या कहीं और के स्टूडेंट्स हैं, कैसे भी, अगर आप कहीं और के स्टूडेंट हैं तो हमारी आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं cmacart.com पर, और बाकी टेस्ट सीरीज का डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है मैंने। और जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो अगेन मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद में आप आएंगे सर बताइए अब क्या करूँ, फिर मेरा जवाब यही होगा। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तो आप फॉलो करिए जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो मैराथन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस जैसी हम दे रहे हैं वो, और इसके अलावा आपको फॉलो करना है टेस्ट सीरीज़ को, पार्ट टेस्ट सीरीज़ भी और फुल टेस्ट सीरीज़ को भी। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स की एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी कि ये प्रोविजंस लिंक क्यों नहीं होते, उसका रीज़न ये है। अब बात करते हैं कि सर इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, इसके अंदर है क्या क्या सर। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स के सब्जेक्ट का एनालिसिस करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बेसिक्स पार्ट दिया हुआ है, देन उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम का पार्ट है और टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी है। बेसिक्स पार्ट देखिए 10% आप इजीली कवर कर सकते हैं। इस 10% के अंदर क्या क्या आएगा, इसमें आपका एक बेसिक पार्ट आएगा जिसमें मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन भी सिखाई है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर लेना। और इसके अलावा फिर रेसिडेंशियल स्टेटस आएगा, एग्रीकल्चर इनकम आएगा, और जो भी सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस पढ़ते हैं आप जगह जगह वो आएगी। ये सब मिलकर के बनता है पहला पार्ट। पार्ट ए के अंदर आप स्पेशली किस पर फोकस करेंगे, स्पेशली आप फोकस करेंगे एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। रेसिडेंशियल स्टेटस के जो सेक्शन 5 के क्वेश्चंस थे, OR, NOR, NR की टोटल इनकम निकालने वाले, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद में सेक्शन 6 पर फोकस करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सेक्शन 6 और 5 एक साथ लिंक होके हो जाए, पहले आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकलवाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे इसी पर्सन की इनकम निकाल दो। उसमें तीनों केस नहीं निकालने होते, उसमें पर्सन एक ही तो स्टेटस आएगा उसका, या तो OR या NOR या NR, वॉट जो भी स्टेटस आए फिर उसकी इनकम निकाल दो। ऐसा पास्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ तो उसको भी देख लो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आप लोगों को एंड में एक टॉपिक पढ़ाया था, टी कॉफ़ी रबर वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई इनकम एग्रीकल्चर है या नहीं ये पहचानना होता है, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है वो आता है टैक्स कैलकुलेशन। इसमें मार्जिनल रिलीफ भी मैंने आपको पढ़ाई है बेसिक्स के अंदर, वो भी अच्छे से देख लेना। तो ये यहाँ से आपको मोर और लेस 10 में से 8 मार्क्स तो यहीं से मिलने हैं आपको। और MCQs जो है वो तो आते ही हैं नॉर्मली आपको। अच्छा, MCQ कहाँ से पढ़ने चाहिए सर, ये भी डाउट आता है। ये क्या डाउट है, आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोचो, MCQ बनेगा कहाँ से बनेगा बेटा। जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी की एक लाइन लिख के उसके 4 ऑप्शन और बना दिए जाएंगे। तो MCQ कहाँ से पढ़ूँ ये क्वेश्चन मत पूछा करिए। ये काफ़ी लोग क्या करते हैं, पागल भी बनाते हैं बच्चों को, MCQ यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो। आप सोचिए कि मैं MCQ कैसे बनाऊंगा, मैं एक लाइन लूंगा उसके अंदर एक सही ऑप्शन 3 गलत ऑप्शन डाल दूंगा, आपको पहचानने। तो ये पहचान कब पाओगे, जब आपको कंसेप्ट आता होगा। इफ़ यू नो द कंसेप्ट देन MCQ ऐसे सेपरेटली करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो उस चीज़ पर। हाँ, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चन आते हैं, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी पीछे दिए हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के देख लो, काफ़ी सारे ऑप्शन वहाँ पर आप लोगों को होते हैं। तो ये आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद में बात आती है हेड्स ऑफ इनकम की। सर हेड्स ऑफ इनकम के अंदर क्या क्या है। अगर आप हेड्स ऑफ इनकम वाला पार्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये हेड्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले सैलरीज हेड दिखता है। तो सैलरीज हेड में क्या करना है आपको, लार्ज वाले क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास के चैप्टर एंड होने के बाद में करवा रखे हैं
वो वाले क्वेश्चंस करने, टेस्ट में भी दे रखे हैं और पास्ट एग्जाम के भी देख सकते हो। ऐसे हमारे स्टडी मैट में क्या छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए, वो छोटे छोटों में नहीं फंसना हमको, सीधे बड़े क्वेश्चन करने। सारे कंसेप्ट पढ़ो सैलरी के, मैराथन ऑलरेडी करवा दिया आप लोगों को, वो जाकर के देखो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लाइव क्लासेस में। और पूरी डायरेक्ट टैक्स की एक साथ मैराथन सारी वो भी आने वाली है, तो बहुत जल्द वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले काम तो ये करना है कि आपको सैलरी के कंसेप्ट पढ़ने, देन उसके बड़े वाले क्वेश्चन करने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी को क्या करना है, मॉड्यूल से करना है। जैसे मैं सैलरी बोल रहा हूँ मॉड्यूल में कुछ खास नहीं है, बट वहीं उल्टा मैं बोल रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी मॉड्यूल में खास है। अच्छा, न्यू सिलेबस के लिए तो स्पेशली यहाँ पर क्या है कि न्यू सिलेबस में कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन किए गए, चाहे आप ओल्ड वाले न्यू वाले भी टेक्स्ट तो सब में सेम है, तो आप ओल्ड सिलेबस के ही क्यों ना हो, आपके लिए टेक्स्ट तो वही सेम टू सेम रहने वाली है, उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्या करना है, जैसा क्लास में पढ़ाया एज इट इज़ वैसा कर लो, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता है, आपको नॉर्मली पढ़ना है, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस पढ़ने, देन डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन। पहले एक बार प्रोविजन पढ़ो, फिर 23 सबसेक्शन 3, 23 सबसेक्शन 4 इसके क्वेश्चन कर डालो, और एक को ओनरशिप का भी कर लेना सेक्शन 26 का। इन 3 टॉपिक में से ही आपको मोर और लेस क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। देन उसके बाद में बात आती है सर पीजीबीपी की। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डर लगता है पीजीबीपी में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, और आप क्या करते हैं कि इस चैप्टर को थोड़ा बाद में जाकर के पढ़ते हैं, शुरुआत में भी नहीं पढ़ते हैं, मिड में पढ़ते हैं, एंड में भी नहीं पढ़ते, तो मिड वाला कंटेंट मिस हो जाता है सर। तो आपको क्या करना है, पीजीबीपी की जो मैंने मैराथन कराई है उसको ध्यान से देखना है, देन पीजीबीपी के क्वेश्चंस को हाथों से लिख के सॉल्व करना है, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार गलती होते जाए सॉल्व करते जाओ, जब तक क्वेश्चन पूरा ठीक ना हो जाए। और माइंड सेट बिजनेस का रखना है आपको पीजीबीपी सॉल्व। और मैंने जो मैराथन हुई थी आप लोगों को एंड में जो क्वेश्चंस कराए थे अपने स्टडी मैट में भी दे रखे हैं, वो 3-4 बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से करो। पीजीबीपी का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए कि ये सर एक्सपेंस से ही अलाउड होगा नहीं होगा ये बता दो, उसके ही मार्क्स से, और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से करके हमको जाना होगा। इसके अलावा ये जो 44 एडी एडीए ये प्रिजम्पटिव इनकम वाले सेक्शन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एसएससी को प्रिजम्पटिव इनकम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी अपने स्टडी मैट के अंदर है, और आपको ध्यान से सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में मैं जाता हूँ सर कैपिटल गेन के अंदर। तो कैपिटल गेन चैप्टर से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस का ट्रेंड नहीं रहा है आने का, लेकिन मैं पास्ट के अंदर बात करूँ तो एक तो सेक्शन 46 आया हुआ है अभी कुछ अटेम्प्ट पहले, और इसके अलावा जो सेक्शन 45 की सीरीज है सॉरी, इसमें आपको 45 1A अच्छे से कर लेना है, 45 2 अच्छे से कर लेना है, 45 3 अच्छे से कर लेना है, और 45 4 एंड इसके साथ में 9 भी सेक्शन है, ये अच्छे से कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ में आपको सेक्शन 50B करना है, ठीक है, और एक 50C करना है। ये सेक्शंस आपको अच्छे से करने, देन सेक्शन 54 की एग्जम्पशन, ये मेजरली इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके अलावा सेक्शन 46 के जो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट आते हैं, गिफ्ट वाला प्रोविजन, मेनली मंजूला जी शाह का जिसमें केस है, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ये कैपिटल गेन का कंटेंट है जो आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली। फिर बात करते हैं सर अदर सोर्सेज। देखिए अदर सोर्सेज ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, तो आपको तो पूरा ही करना है चैप्टर, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आई डोंट थिंक आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जो अदर सोर्सेज है उसके अंदर मेजरली आपको गिफ्ट का ध्यान रखना है, गिफ्ट काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा फैमिली पेंशन वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी बार आया हुआ है, और ये शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू वाला, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी बार आया हुआ है। और एक सेक्शन डीम डिविडेंड वाला 222E वाला, ये टॉपिक्स काफ़ी बार रिपीटेटिवली आए हुए और स्टडी मैट में ही मैंने आपको कराए हुए, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना, उसी में से आने वाला है। अदर सोर्सेज का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। तो यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये 35 मार्क्स का पार्ट है आपका हेड्स ऑफ इनकम का, एक्सक्लूसिवली ये वाला। इसके बाद में हम जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। सर लास्ट पार्ट के अंदर क्या है, लास्ट पार्ट के अंदर देखोगे तो एक तो है क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है। इन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना, देखो इनके क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आ जाए तो वही स्टडी मैट वाले आपको अच्छे से कर लेने, ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।
स्टडी मैट वाले ही आपको क्वेश्चंस करने, क्लबिंग सेट ऑफ फटाफट से खत्म कर देना है। इसके अलावा डिडक्शन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें स्पेशली सेक्शन 80D सी और जी, सी 80D और 80G, इसके अलावा 80TTA और 80TTB, QQB RRB भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्शन में अगर क्वेश्चंस आता है तो यहाँ से जरूर आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल वही है, डिडक्शन और इंडिविजुअल एक ही तरीके के। डिडक्शन चैप्टर के एंड में कुछ बड़े क्वेश्चन है, वो अच्छे से अगर आप कर लेंगे, उसमें सैलरी के भी अच्छे और बड़े क्वेश्चन है, तो ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्या है, काफ़ी सारे हेड्स की इनकम मिलके एक साथ आ जाएगी, उसमें आपको डिडक्शन भी देने पड़ेंगे। तो जिस टाइप के क्वेश्चन डिडक्शन चैप्टर में, वही असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है इनडायरेक्टली। ठीक है, AMT बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था, तो अपना आधे पौन घंटे का टॉपिक होता है, तो अच्छे से कर लेना। HUF पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस टैक्स की मैं अगर बात करूं तो एडवांस टैक्स के साथ मैंने आपको इंटरेस्ट का टॉपिक बताया था, ये 234A, B और C वाले इंटरेस्ट, ये टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन अब आ सकता है क्योंकि इनका पार्ट सेपरेट कर दिया गया है बिल्कुल, इसीलिए। TDS इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखना भाई, TDS के सारे सेक्शन ध्यान से पढ़ लेना भाई, TDS के सारे सेक्शन ध्यान से पढ़ने। अगेन बोल रहा हूँ, TDS कैसे आएगा, आपको केस दे देंगे, पूछेंगे कौन से सेक्शन में इसका TDS कटेगा, किस लिमिट तक TDS नहीं कटेगा, इस टाइप के केसेस आएंगे अलग अलग टाइप के, तो आपको आंसर देना होगा उसमें। उसके बाद में मैं बात करूँ, ये रिटर्न फाइलिंग, पैन, सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर क्या आता है, देखो इसके अंदर ड्यू डेट्स आ जाती है रिटर्न फाइल करने की, कि कौन किसको रिटर्न फाइल करना है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, और ड्यू डेट, दोनों केसेस पूछे जा सकते हैं। अलग अलग केस दे देंगे, इस केस में ड्यू डेट क्या है, इस केस में ड्यू डेट क्या होगी, ये दे देंगे। हु विल वेरीफाई द रिटर्न, अलग अलग केसेस दे देंगे, पूछेंगे अच्छा इस केस में कौन वेरीफाई करेगा, इस केस में कौन वेरीफाई करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। इसके अलावा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, थ्योरी के अंदर वो भी आ सकता है। बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के बहुत चांस है। डिफेक्टिव रिटर्न, और अच्छा रिटर्न फाइलिंग के अंदर एक प्रोविजो और एड ऑन हो गया कि जो स्पेशल केसेस थे, अदर केसेस, उसमें जैसे PGBP का टर्नओवर 60 लाख से ऊपर हो, ऐसे कुछ कंडीशंस, और आप लोगों को पता है करंट अकाउंट 50 लाख, TDS TCS 25,000, वो भी देख लेना इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वो इस बार आने के चांसेस है। तो ये तो हो गया अपना डायरेक्ट टैक्स को कैसे पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स ओल्ड और न्यू में बेसिकली सेम था। अब इसके अंदर हम बात करते हैं आगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतना बड़ा कुछ नहीं रहता है, इसके अंदर बेसिक्स वाला पार्ट जो है 5 मार्क्स का है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि ये ज़्यादा मार्क्स के आएंगे, बाकी पढ़ने का पैटर्न तो हर चैप्टर का यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन कहाँ से करना है, स्टडी मैट कर लो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना आपको। IDT के अंदर स्पेशली स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लो, DT के अंदर भी कर लो, और कुछ सैलरी वगैरह में PGBP में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेन जो GST का पार्ट है वो 35% है, कस्टम्स जो है वो 10% है। 10% किसका है, वो 100 का है या 50 का 10% है, 50 के अंदर है सर। आप देखिए इसको अगर मैं टोटल करूँ तो 35, 5 और 10, इसका मतलब टोटल मिलाकर के ये हो गया अपना 10 मार्क्स का। टोटल करते हैं तो 40 और 10, यस 50%। तो कस्टम्स एक अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है, मैं तो इसको 5 मार्क्स का समझ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इधर 5 मार्क्स इसका है। तो कस्टम्स तो इतना बड़ा कोई टॉपिक ही नहीं है, और 10 मार्क्स का है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी एक रिविजन मैराथन आप लोगों को और करवा दूंगा, ताकि और अच्छे से हो जाए। तो कस्टम पर अच्छे से फोकस करना भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टम्स स्टार्ट करना है। 10 मार्क्स का है, बताओ 10 मार्क्स आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन को अच्छे से कर लेना, इतने सारे क्वेश्चन है। और टाइप्स ऑफ ड्यूटी, ये 2 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से MCQ भी बन सकते हैं। पूरा कस्टम इंपॉर्टेंट है, जितना आपको बताया पूरा करना होगा आपको क्लास में, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो कस्टम को सबसे पहले अपने को निपटाना है भाई। कस्टम्स को निपटाने के बाद में देखिए बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, और हो सकता है अब तो आ भी गया होगा, आपके लिए नॉर्मल हो गया होगा। ये पढ़ने के बाद में सेकंड नंबर पे आपको जो चैप्टर पढ़ना है दैट इज सप्लाई। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना है टाइम ऑफ सप्लाई। फोर्थ नंबर पे आपको पढ़ना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिफ्थ नंबर पे आपको पढ़ना है ITC। ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये वाले चैप्टर्स आपके आराम से 25 to 30 मार्क्स तक के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इन चैप्टर्स की, तो इसलिए इनको करना है। और प्रैक्टिकल भी आएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से प्रैक्टिकल आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई में से भी प्रैक्टिकल आएगा,
रिवर्सल ऑफ क्रेडिट 18 सबसेक्शन 6 का प्रैक्टिकल आ सकता है, कॉमन क्रेडिट का प्रैक्टिकल आ सकता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का स्टडी मैट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो वही कर लेना, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और जो टेस्ट में दिए वो कर लेना पास्ट पार्ट टेस्ट सीरीज में। इसके बाद में आपको पढ़ना है रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर और आरसीएम वाला। आरसीएम को कई साल बार दूसरे चैप्टर्स जैसे टाइम ऑफ सप्लाई के साथ मिक्स करके दे देंगे। अब टाइम ऑफ सप्लाई जैसे रिवर्स चार्ज के केस में निकालने का प्रोविजन अलग है और फॉरवर्ड चार्ज में अलग है। आपको कोई ट्रांजैक्शन दे दिया है, पर्टिकुलर पर्सन है जीटीए सर्विस दे रहा है, आपका माइंड खुद क्लिक करना चाहिए जीटीए पे तो आरसीएम लगता है, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा मुझे। आपको कई बार पूछ सकता है हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई में से पूछे जा सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू सिलेबस वालों के लिए नहीं है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। वही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग केस वाइज, बड़ा क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई में से नहीं बन सकता। सेम विद द टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें से भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुझे तो लगता है 15 20 25 मिनट में तो आप आसानी से इसको रिवाइज भी कर सकते हो, और मैराथन भी मैंने इसकी कराई थी, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन आगे वाले कुछ चैप्टर की नहीं आ पाई, बट वो डली हुई है और मैं कोशिश करूंगा उसको भी शेड्यूल करके हम इन मैराथन्स को कर ले अभी। तो ये चैप्टर्स है जिन पर आपको फोकस करना है पहले। इसके बाद में जब ये हो जाए तो मिसलिनियस करना है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के जाना है। उन पर आप कम फोकस कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको करने तो है ही, ये आप मान करके चलिए, करना तो हमको है ही उस चीज़ को भी। तो ये मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट बता दिए, कैसे पढ़ने चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किसको कहाँ से करना है। आईडीटी पूरा स्टडी मैट, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाना। जाना भी है तो ओल्ड सिलेबस का आईडीटी पेपर नंबर 11 कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यू वाले में कम है। और आईडीटी तो तुम फाइनल का भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने रेगुलर क्लास में कराया है। इंटर फाइनल का आईडीटी हम साथ ही पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं, बाकी तो पूरा सेम ही होता है। तो इसलिए फाइनल के जो टॉपिक मैंने फाइनल से कराया वो भी एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं। मतलब इन शॉर्ट बताऊँ, जो क्लास में कराया वो सब वैसा का वैसा करना है आपको क्वेश्चन के सोर्स के लिए। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या सीक्वेंस रखना होगा। तो होपफुली अभी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में आप मुझे फीडबैक दें, बताएं कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, ताकि हम और ऐसे वीडियोज़ ला पाए। और किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो अगला चाहिए उसके बारे में बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।